हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है आप लोगों तक दो जरूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। पहला इन्फॉर्मेशन है वक्फ बोर्ड को लेकर के इन लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है और ये तरीका है आज 30 अप्रैल 9 से 9:15 के बीच में घरों के लाइट को ऑफ करेंगे हमारे मोमिन हजरात। और ये फैसला किया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसका समर्थन कर रहे हैं ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIM-MIM। और इन्होंने इनका जो वारिस पठान एक प्रवक्ता है जो अक्सर आप लोग टीवी डिबेट में उनको देखा होगा, तो वो आकर के लोगों को बता रहे हैं कि मोमिनों को कि आज हमें मोदी सरकार को गवर्नमेंट को दिखाना है कि वक्फ बिल हम लोगों के खिलाफ है, कानून का वायलेशन है। तो ये मतलब लोगों को ये बताना चाह रहा है कि ये वक्फ को बचाना है और प्रोटेस्ट करके हमें दिखाना है। रात को 9 बजे से लेकर के 9:15 तक 15 मिनट तक मोमिन हजरात अपने घरों की लाइट बंद रखेंगे, स्विच ऑफ रखेंगे। दुकान, ऑफिस या कोई भी संस्था मुसलमानों की जो भी संस्था है, मदरसा, मस्जिद जो भी जगह है, सभी जगहों के वो लोग लाइट ऑफ रखेंगे। आज उनका ये प्रोटेस्ट करने का तरीका है कि इससे लोगों को पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं, लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हम वक्फ बिल की सख्त मुखालफत कर रहे हैं। तो मेरा मानना क्या है, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग किसी वक्फ बिल के खिलाफ नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे किसी आम मुसलमान का फायदा नहीं है। ये मैं अनुभव किया है और ये मेरा निजी मुझ पर गुजरा हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी लोग वक्फ के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं या सरकार का ये कर रहे हैं, सिर्फ मोदी के खिलाफ है बस, और कुछ नहीं है कि मोदी ने कानून लाया है तो ये गलत है। और दूसरा इसमें मकसद छुपा हुआ है इनका लालच, जो ये करोड़ों-करोड़ों की जायदाद पर कब्जा किए बैठे हुए हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर। ये चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हूँ, मैं जानता हूँ बचपन से। क्योंकि मेरे घर में वक्फ किया गया है। मेरे अब्बू थे, उन्होंने 2.5 कट्ठा ज़मीन वक्फ किया है। तो वो 2.5 कट्ठा हमारे यहाँ का होता है, मान लीजिए कि 1 कट्ठे में 4 डिसमिल होता है। तो 4 डिसमिल के मतलब ये हो गया 4 डिसमिल यानी कि 10 डिसमिल, 2.5 कट्ठा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो 2.5 कट्ठा ज़मीन मेरे वालिद साहब ने अपने निकाह का जो मुहरदैन होता है उसके बदले में मेरी अम्मी को के नाम से 2.5 कट्ठा ज़मीन लिया था। कि उन्होंने मेरी अम्मी को बोला कि मैं मुहरदैन के बदले में मैं तुम्हारे नाम से एक ज़मीन ले लेता हूँ, ये तुम्हारा ही रहेगा, जो तुम्हारे कभी भी भविष्य में कभी काम आएगा। तो जिस टाइम की मैं ये घटना बता रहा हूँ, उस टाइम मेरी फैमिली थी, रिच फैमिली थी, वो अच्छे खासे मतलब संपन्न परिवार थे हमारे। मेरे दादाजी थे, वो कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस जो ज़मीन रजिस्ट्री होता है, उसके अंदर वो रजिस्ट्रार ऑफिसर काम करते थे वो। तो मेरे वालिद साहब थे तो उनको उनको भी नौकरी मिली थी टीचर की, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। अभी देश का शुरू-शुरू बँटवारा ही हुआ था, उसके बाद की ये बात है। तो उसके बाद कुछ जब मेरे अब्बू का शादी हुई तो मेरी अम्मी को इन्होंने अपने तो उस वक़्त मैं मिला-जुला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी फैमिली उस टाइम में बहुत संपन्न फैमिली थी। मेरे दादा, मेरे वालिद साहब सब संपन्न फैमिली से थे। अभी कुछ थोड़ा मेरे वालिद साहब जब जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तब मेरे वालिद साहब गुज़र गए तो हमारे हालात थोड़े खराब हो गए। क्योंकि सारी ज़िम्मेवारी मेरी अम्मी पर आ गई, माताजी पर आ गई, क्योंकि हम भाई-बहन सारे थे। बाकी मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, मेरे कहने का ये मतलब है कि वक़्फ़ मेरे घर में हुआ है। मेरे वालिद साहब ने वक़्फ़ किया है, मेरी अम्मी के नाम का ज़मीन अम्मी ने ज़मीन लिया हुआ था, 2.5 कट्ठा ज़मीन वो निकाह मुहरदैन के बदले में दिया था मेरे वालिद साहब ने। वो ज़मीन हमारी अम्मी ने एक मदरसे को दे दिया और मदरसे का नाम है मिसबाहुल उलूम। उसी में जोड़ दिया, उसके बगल में ही ज़मीन था, 2.5 कट्ठा लिया था। मतलब किसी हिंदू फैमिली की ज़मीन थी, उसी हिंदू फैमिली से खरीदा मेरे वालिद साहब ने, मेरे अम्मी के नाम पर। तो वो जब मुहरदैन के बदले में, जो मेहर के बदले में होता है, तो मेरे अम्मी को अदा करना था, अब्बू को मेहर अदा करना था, तो उन्होंने ज़मीन ले लिया। तो वो ज़मीन मेरी अम्मी ने मदरसे को वक़्फ़ कर दिया, दे दिया एक मदरसे के लिए। मदरसा का नाम है, आज भी है मदरसा वो, मदरसा मिसबाहुल उलूम है मदरसे का नाम। और वो ज़मीन 2.5 कट्ठा का कागज़ मेरे पास पड़ा हुआ है। वो ज़मीन जब रजिस्ट्री हुआ था, जो बेचने वाली थी महिला कोई थी, वो लेडीज़ थी, जो हिंदू फैमिली की थी, तो उसके नाम का ज़मीन था। उन्होंने जो उस टाइम रजिस्ट्री किया था, अंगूठा लगाया था उन्होंने, उनका आज भी मेरे पास में रजिस्ट्री किया हुआ पेपर मेरे पास में है 10 डिसमिल ज़मीन का।
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास में मेरे वालिद साहब ने किया है, वक़्फ़ किया है। तो वो कागज़ आज मेरे पास में है, बिल्कुल सबूत के तौर पर। और इन लोगों ने वक़्फ़ का क्या है कि जो 2.5 कट्ठा ज़मीन है आज मदरसे में, वो उस पर 4 रूम तो 2.5 कट्ठे में 4 रूम तो मदरसे में है, यूज़ में आ रहा है, 4 क्लास बने हुए हैं। लेकिन बाकी और ज़मीन है ना, उस ज़मीन में कोई हमारे मुसलमान भाई उनका कब्ज़ा है। बताइए, 2.5 कट्ठा ज़मीन छोटा नहीं होता है, 2.5 कट्ठी बड़ा होता है, 10 डिसमिल बोलते हैं। आप लोगों को अगर आपके एरिया में ये चलता हुआ कट्ठा या डिसमिल का हिसाब पता होगा तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 रूम बने हुए हैं क्लास के। बाकी जो उसके बगल में ज़मीन है, उसपे हमारे मुसलमान भाइयों ने कब्ज़ा कर रखा है और उसपे दुकान कर रखा है। बाज़ाब्ते से बाइक का शोरूम खोल रखा है, बताइए। बाइक सर्विस कर रखा है और वही लोग मुतवल्ली है, वही लोग मतलब बने हुए मदरसा के देख-रेख वाले हैं। तो ये तो हमें पता है, इनकी असलियत पता है, मैं जानता हूँ। बाकी आम मुसलमानों को ये बात पता नहीं है कि ये सारा कब्ज़े का चक्कर है। ये प्रॉपर्टी पर, वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर इन लोगों ने कब्ज़ा जमाया हुआ है। ये बड़ी-बड़ी फैमिली है, या ये मौलाना मदनी है या अरशद मदनी है। ये लोग 100% वक़्फ़ की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है, जो जिनके बाप-दादाओं ने वक़्फ़ किया है। इन लोगों ने वक़्फ़ नहीं किया है। मुसलमान जो ऐसे थे कि वो उनके बाप-दादा, जैसे मेरे बाप ने वक़्फ़ किया है ज़मीन। अभी आपको मैंने उसको बताया हूँ। जिसका मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास सबूत है, ज़मीन का कागज़ात पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है, ये जो असदुद्दीन ओवैसी हो या मौलाना मदनी हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये मुसलमानों के हितैषी नहीं है। ये आम मुसलमान बेचारों को पता नहीं है। ये जितने भी इनके बहकावे में आ रहे हैं, इसलिए बहकावे में आ रहे हैं, इनका कामयाब हो रहा है क्योंकि इनको शुरू से दिखाया गया है कि मोदी हमारा दुश्मन है, बस और कुछ नहीं है। कि मोदी हमारा दुश्मन है और इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है। इन लोगों ने साजिश के तहत इनके दिमागों में शुरू से बैठाया है, बल्कि हर जुमे के दिन तकरीरों में ये बताया जाता है कि देश का दुश्मन, हमारा दुश्मन, हमारे भाईचारा का दुश्मन। हालाँकि भाईचारा है नहीं, हमें भी पता है और आपको पता है कि ये एक तरफ़ा भाईचारा है, ये सिर्फ़ फ़ायदे के लिए भाईचारा होता है। ये हमारे मोमिन हज़रात हैं, सिर्फ़ फ़ायदे के लिए भाईचारा करते हैं। इनका भाईचारा से कोई दूर-दूर तक रिश्ता नहीं है। लेकिन ये सो कॉल्ड मतलब बोलते हैं, तथाकथित मदरसे में ये तकरीर करते हैं, खुतबा देते हैं, अपने अवाम को बताते हैं कि ये हमारे देश का दुश्मन है, हमारे भाईचारे, हिंदू-मुसलमान भाईचारे का दुश्मन है, आरएसएस और मोदी। आरएसएस, मोदी, इसको शुरू से ये लोग दुश्मन बताते आ रहे हैं। तो मुसलमानों के, मोमिनों के बच्चे-बच्चे के दिमाग में बैठा है कि आरएसएस देश का दुश्मन है और ये मतलब कि मुसलमानों का दुश्मन है। और ये उसके बाद मोदी है तो आरएसएस का ही आदमी है, आरएसएस का ही रहा है ये कार्यकर्ता शुरू से। तो इसलिए ये भी मतलब कि मुसलमानों का ही दुश्मन है, कभी भी हितैषी नहीं रहा। और वो 2002 से ही लेकर के ये प्रोपगेंडा चल रहा है। हालाँकि इसमें बिल्कुल क्लीन चिट मिल गया, बिल्कुल साफ है। नानावटी कमीशन जो भी जाँच है, सो सारा कोर्ट का फैसला क्लियर है, उस पे मैं बात नहीं करूँगा। ये आप सब लोग भी जानते हैं, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन उनके दिमाग में बैठाया गया है कि मोदी दुश्मन है मोमिनों का। और ये बैठाया कौन है? ये असदुद्दीन जैसे नेताओं ने। और ये खुलेआम बोलते हैं, बैठाते हैं इनके दिमाग में। और मस्जिदों के अंदर जुमे के दिन तकरीरों में मतलब कि ये सियासी भाषण दिया जाता है। जबकि मस्जिद के अंदर कोई भी सियासी भाषण नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये धार्मिक स्थल है, ये मस्जिद का, इबादत का जगह है। वहाँ पे अगर कोई ऐसा भाषण देते हैं आप, तो ये बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है, ये बात। कि आप, एक आस्था की जगह है, जिसको आप आस्था और इबादत की जगह बोलते हैं, वहाँ पर आप सियासी भाषण देते हैं और लोगों को उकसाते हैं, मोटिवेट करते हैं, रोड पे निकालने के लिए, सड़क पे निकालने के लिए, सड़कों की व्यवस्था खराब करने के लिए, लोगों का आवागमन खराब करने के लिए, रोकने के लिए, लोगों की असुविधा पैदा करने के लिए। आप देश का नुकसान करना चाहते हैं। और ये लोग आम बेचारे गरीब मुसलमान हैं, जो साधारण, जो बेचारे पंक्चर लगाते हैं, केले की रेहड़ी लगाते हैं, ठेले पे बिरयानी बेचते हैं या अन्य-अन्य सब्जी बेचते हैं, अन्य तरह के काम, छोटे-छोटे रोजगार काम करते हैं, ऑटो चालक है, रिक्शा ड्राइवर है, उन बेचारों को मजहब का पता ही नहीं है। दिन भर मेहनत से काम करता है, खाता है, रात को घर में सो जाता है। हफ्ते में 1 दिन, जुमे के दिन बेचारा बड़े शौक से जाता है नमाज पढ़ने के लिए, जुमे के दिन, क्योंकि उनको बताया गया है कि जुमे के दिन 3 जुमा अगर तर्क कर दिया तो तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा, तुम काफिर कहलाओगे। इसलिए बेचारा डर के मारे कि भाई मैं काफिर ना कहलाऊँ, इसलिए अगर 1 जुमा गलती से छूट गया या 2 जुमा छूट गया, तीसरा किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारे मोमिन हज़रात के दिमाग में ये बैठा है कि जुमे का नमाज़ छोड़ना नहीं है।
भले ही गलती से एक छूट जाए, दो छूट जाए, लेकिन तीसरा कभी भी नहीं छूटना है। और इस चीज का फायदा ये लोग उठाते हैं, सियासी लोग, जो मौलवी और मौलाना जो है सारी सच्चाई जानते हैं, और ये बेईमान भ्रष्टाचारी लोग हैं। और ये लोग जो है ये राजनीतिक पार्टियों के साथ मिल करके गांठ बना करके साठ-गांठ करके, और इन लोगों ने आम भोले-भाले मोमिनों को बहका रखा है और उनको बेचारों को गुमराह कर रखा है, जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। तो यही पर्पस था कि आज आप लोगों को ये अपडेट देना था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वही जो मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में बता दिया है कि वारिस पठान है, जो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का नेता है। वारिस पठान पेशे से वकील भी है। अक्सर आप लोगों ने डिबेट में उनको कई अलग-अलग चैनलों पे देखा होगा, आज तक पर और बड़े-बड़े सभी चैनलों पे वो डिबेट के लिए उनको बुलाया जाता है और वो आते हैं। आज उसने एक वीडियो बना करके बाज़ाब्ता, कल ही बल्कि वीडियो बना करके एक गाइडलाइन जारी कर दिया है मोमिनों के लिए, फरमान जारी कर दिया है कि सबको रात को 9 बजे से लेकर सवा 9 बजे तक घर के, मस्जिद के, मदरसे के, दुकानों के, ऑफिस के, दफ्तर के लाइट स्विच ऑफ करके रखने हैं। और इससे मोदी को हमें संदेश देना है कि हम वक्फ बिल का खिलाफ कर रहे हैं। तो ये वक्फ बिल जो नया बिल आया है 2025, इसमें जो बिल नया बिल तो बना नहीं है, संशोधन हुआ है। अब देखिए सोचने वाली यहाँ पर ये बात है, जब मोदी गवर्नमेंट, ये सिर्फ 100% मैं जो बोल रहा हूँ ना वो बिल्कुल सच है। इनका सिर्फ मेन मकसद यही कि मोदी ने ये संशोधन लाया है तो ये मुसलमानों के खिलाफ है। अगर यही चीज़ अगर कांग्रेस की सरकार होती, अगर ये बिल में संशोधन होता तो ये लोग कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करते, इसका विरोध नहीं करते। क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, 1995 में भी संशोधन हुआ है। अब इन लोगों ने मतलब कभी कोई चू तक नहीं बोला, किसी को पता भी नहीं चला, ज़्यादातर मुसलमानों को पता ही नहीं था कि वक़्फ़ वक़्फ़ क्या चीज़ होता है। आम मुसलमानों को तो पता ही नहीं था कि वक़्फ़ क्या है, वक़्फ़ की हकीकत क्या बा अब तो खैर मीडिया में ये इतना हाइलाइट हुआ है कि अब बच्चा-बच्चा जान गया वक़्फ़ के बारे में। तो मोमिनों के दिमाग में तो जुम्मा के दिन यही बैठाया गया है कि हमारी जो कब मस्जिदें हैं वो छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगा, और ये गलत झूठा बात बता करके लोगों के दिमाग में आम आदमी को बहका करके रोड पे ला रहे हैं और प्रदर्शन के लिए उसको जबरदस्ती शामिल करवाते हैं। जबरदस्ती क्या कहते हैं कि उनको बेचारे को दिमाग में गलत बात बैठाया जाता है। ये प्रोपगेंडा इन लोगों ने बैठा रखा है, सिर्फ इनको अपना बचाना है। अपना जो ये जो कब्जा कर रखा है इन्होंने बचाना है। अब आप लोग ये बात सोचिए कि कितने ये हमारे ये असदुद्दीन ओवैसी है, इसके पास में अब इसमें कितना सच है, कितना झूठ है। क्योंकि हमने भी मीडिया रिपोर्ट ही देखा है कि कोई बता रहा है कि 30,000 करोड़, अनुमान 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में इसका संस्थान, इसका कब्जा है। इसका कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, और भी अलग-अलग मतलब इनके नेताओं के कब्जे में, और भी लोग जो इनके पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके कब्जे में वक़्फ़ की ज़मीनें हैं। जिनका मूल्यांकन किया गया है कि 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बताइए। एक आदमी के कब्जे में है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में पता नहीं कितने कर्मचारी उनके मतलब स्टाफ है, उससे जुड़े हुए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। सभी के पास में वक़्फ़ की ज़मीन सबने कब्जा करके बैठा हुआ है। और दूसरी बात, और ये मौलाना मदनी आईटीओ जैसी जगह पे बता रहे हैं, देखिए आईटीओ कैसा जगह है, वहां पे वहां पे 1 बीघा जमीन, बताइए इतनी कीमती जमीन और इतनी महंगी जमीन पर ये लोग कब्जा करके बैठे हुए, ऑफिस छोटा सा बना करके, और कोई उससे आम मुसलमानों को कोई फायदा नहीं, उससे कोई किराया नहीं। वहां पर मुसलमानों के बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई फायदा, 1 रुपये का फायदा नहीं है। जबकि मुसलमानों को बताया जा रहा है कि तुम्हारा कब्रिस्तान छिन जाएगा, तुम्हारे मदरसे छिन जाएंगे, तुम्हारे दरगाह छिन जाएंगे, तुम्हारे खानकाह छिन जाएंगे। ये बताया जा रहा है गलत, जबकि ऐसा कोई कानून, कोई ऐसा बात ही नहीं है कि कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा या मदरसा मस्जिद छीन लिया जाएगा जो ऑलरेडी वक्फ की जमीन पर है। कभी भी यहाँ वक्फ जो किया हुआ है बस उसके कागज की बात है, जो कानूनी बदलाव है, टेक्निकल आप लोग जानते होंगे ज्यादा, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मुझे जितना पता था, मैं जानता हूँ वक्फ के बारे में, मुझे पता है कि मेरी फैमिली ने, मेरे परिवार से वक्फ हुआ है, 2.5 कट्ठा मेरे वालिद साहब ने किया है, और मेरे नाना जी भी 4.5 कट्ठा मदरसे को जमीन दिया हुआ है, जो आज वो बिक चुका हुआ है। हालांकि वक्फ का जमीन खरीदना, बेचना, उसको बेचा नहीं जा सकता कानून के मुताबिक, जो पहले से कानून आ रहा है उसके मुताबिक वक्फ की जमीन को कोई बेच नहीं सकता है, कोई खरीद नहीं सकता है। लेकिन आज वो 4.5 कट्ठा जमीन बिक चुका है, और बेचा किसने है? मदरसे की सेक्रेटरी ने, मदरसे के कार्यकर्ता लोगों ने, उसके जो मेंबरान हैं, जो सदर सेक्रेटरी होते हैं मदरसे के, उन लोगों ने बेचा है।
और ये अभी ज्यादा दिन की बात नहीं, अभी 10-12 साल पहले की बात है। ये जमीन था, हमें पता था कि मेरे नाना जी ने ये जमीन दे रखा है, ये मदरसे का है वो जमीन। लेकिन आज वो बिक चुका है और उस पे 3 मंजिल का मकान भी खड़ा हो चुका है आज, बताइए। और उससे मदरसे को कोई फायदा नहीं है, और मदरसे में देकर वक्फ करके गए हैं, उसके कागजात भी मेरे मामू के पास में था। अब वो कागजात कहाँ है ये तो अभी मुझे पता नहीं है। लेकिन जो मेरे वालिद साहब ने वक्फ किया था 2.5 कट्ठा जमीन, यानी 10 डिसमिल जमीन, वो कागज मेरे पास में है, मैं मौजूद है। और वो रजिस्ट्री है 1967 का रजिस्ट्री किया हुआ है। और बेचने वाली है एक महिला, जो जमीन बेची थी एक हिंदू महिला थी, उन्होंने मेरे वालिद साहब से जमीन बेचा था। मेरे वालिद साहब खरीदे थे, रजिस्ट्री करवाए थे 1967 में। 67 का उस पर डेट दिया हुआ है कागज के ऊपर में। अब वो कागज मेरे पास में है आज भी। तो मुझे ये अपडेट देना था बस। मैं जल्दी-जल्दी में आज थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ, लाइव पता नहीं कर पाऊँगा नहीं, कहीं मुझे जाना था। और ये मुझे जैसे खबर मिला कि ये लोग प्रोटेस्ट 30 अप्रैल का किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों से मिल करके मैं ये अपडेट दे देता हूँ, कि ये लोग वक़्फ़ के नाम पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए देश का अभी क्या माहौल चल रहा है, लेकिन इनको अपनी मतलब कि क्या क्या कहा जाए, कितनी घिनौनी बात है, इनके दिमाग की मानसिकता देखिए बस। बस इसकी मानसिकता दिखाने के लिए आप लोगों को ये मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, और कोई बात नहीं थी। बाकी सब तो देश चल रहा है, अभी जो देश का माहौल बना हुआ है, जो हमारे देश में पाकिस्तान और इसका माहौल है, वो आप लोगों को पता ही है। और इस माहौल में देखिए इन लोग क्या कर रहे हैं, कि हम प्रोटेस्ट करेंगे 30 तारीख को, 30 तारीख का प्रोटेस्ट। यानी इन लोगों ने पहले ही एजेंडा सेट कर रखा है, पूरा लिस्ट बना रखा है कि हमें क्या-क्या करना है। लेकिन अभी देश का जो माहौल है उसको लेकर के इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, इसको डिले नहीं कर सकते कि हाँ, चलो भाई ये 2-4 महीने के बाद कर लेते हैं। अगर मुझे प्रोटेस्ट करना है या करना है जो भी कानूनी तरीके से। ये इनके अंदर में इतनी भी शर्म नहीं है, इतनी भी हया नहीं है, इन लोगों के अंदर में। और अभी देश का माहौल, अभी देश युद्ध के मुहाने पे खड़ा हुआ है, वो आप लोग बेहतर जान रहे हैं। अभी देश का इतना हालात, इतना बड़ा हमला हुआ पुलवामा के अंदर में, जो हमारे लोगों को मार दिया गया, बेगुनाह लोगों के साथ में। आज पूरा देश खलबलाया हुआ है, पूरा देश गुस्से में है। देश पता नहीं क्या दो कानून लोग बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनको अपने देश से मोहब्बत है, जो जिनको अपने देश के लोगों से मोहब्बत है। वो लोगों का खून खौल रहा है अंदर, लेकिन फिर भी कितना बर्दाश्त किए बैठे हुए हैं। अब फिर ऐसे हालात में देखो, इन लोगों की नीयत देखो, इन लोगों का करतूत देखो, कि प्रोटेस्ट करना है। 9 बजे से सवा 9 बजे लाइट को ऑफ करना है और सरकार को, लोगों दुनिया को दिखाना है। बस मैं तो यही कहूँगा कि बस आप लोग देखिए, आज साढ़े सवा 9 बजे का इन लोगों ने ऐलान किया है, घर और मस्जिद और सबका लाइट ऑफ करने का। आप लोगों को बस यही अपडेट देना था, यही दिमाग में पहुँचाना था, जो मैंने पहुँचा दिया है आपको। और मैं आप लोगों से इसी के साथ में विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।